एक शाम तुम्हारे नाम की स्त्री असलम तानिया तैनावल। ड्राइंग रूम में गैर मामूली खामोशी थी। वो नवाज हाउस में बैठा था। शामिर सोफे पर टेक लगाए बैठा था, एक टांग दूसरी पर रखी हुई, चेहरे पर अजीब सा इत्मीनान, जैसे टीवी पर चलने वाली खबर इसके लिए कोई नई नहीं हो। वो मुस्कुरा रहा था। इसके पीछे इसका बाप खड़ा था, लेकिन इसे अंदाजा नहीं था कि नवाज पीछे खड़े हैं। दोनों हाथ पुश पर बांधे खामोश खड़े थे। वो उसकी निगाहें कभी टीवी पर जाती, कभी अपने बेटे पर। चेहरे पर नाराजगी साफ थी। टीवी पर पाकिस्तान न्यूज़ नेटवर्क शाह न्यूज़ की ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी। रिपोर्टर की आवाज़ उभरी, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मुल्क की सियासत में एक और बड़ा भूचाल आ चुका है। शाह न्यूज़ ने चंद ही लम्हे पहले वफाकी वजीर के खिलाफ ऐसी दस्तावेजात और वीडियोज़ नशर किए हैं जिनके बाद सियासी हलकों में शदीद हलचल मच गई है। स्क्रीन पर सियासी शख्सियत की प्रेस कॉन्फ्रेंस, लीक होने वाली फाइलों और मुख्तलिफ क्लिप्स की झलकियाँ चलने लगीं। रिपोर्टर ने मजीद कहा, ज़राए के मुताबिक इस तहकीक पर कई माह तक काम किया गया। अगर ये शवाहिद दुरुस्त साबित हुए तो ये हालिया बरसों का सबसे बड़ा सियासी स्कैंडल करार दिया जा सकता है। दूसरी जानिब हुकूमती तर्जुमान ने इन इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देते हुए शाह न्यूज़ चैनल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का अंदिया दिया है। नवाज ने रिमोट उठाया, एलसीडी बंद की और गुस्से से उसकी जानिब देखा। इसने भी मुड़कर देखा। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने शामिर? शामिर ने नजरें टीवी से हटाई और खड़ा हो गया। इसका इत्मीनान काबिल दीद था। तमाशा मैंने नहीं, उन्होंने बनाया। मैंने सिर्फ लोगों तक सच पहुंचाया। वो मासूमियत से बोला, तुम कितने सच्चे हो मुझे इल्म है। वो भड़के, वो शाने उचका गया, जबकि चिढ़ा देने वाली मुस्कुराहट अब भी होंठों पर थी। तुम्हें अंदाजा भी है तुम किन लोगों को ललकार रहे हो? नवाज के लहजे में सख्ती थी। शामिर आहिस्ता से सोफे से उठा और बाप की तरफ मुड़ा। यह आपका मसला नहीं। वैसे कौन सा आप कहीं मुझे बचाने आए हैं जो मुझ पर बोल रहे हैं? मैंने तुम्हें कहीं बचाने आना भी नहीं। ये जो तुम पैसा जेब में भर कर खेल खेल रहे हो, एक दिन इतना बड़ा फंसोगे कि याद आ जाएगा सब। नवाज ने तल्खी से कहा। शामिर ने एक लम्हे के लिए खामोश होकर बाप की आंखों में देखा। सब याद है मुझे, आपकी जरूरत भी नहीं। बद्दुआएं दिया करें फिर मुझे कि मैं फंस जाऊं। वो इत्मीनान से कहता बाहर की जानिब कदम उठाने लगा। और अगर आपकी तरह जीना ही जिंदगी है तो फिर ऐसी जिंदगी मेरे किसी काम की नहीं। कमरे में दोबारा खामोशी छा गई, क्योंकि वो बाहर जा चुका था। नवाज ने दोबारा एलसीडी ऑन की। टीवी पर सुर्ख हरूफ में सिर्फ एक जुमला चमक रहा था, ब्रेकिंग न्यूज़। शाह न्यूज़ के रिपोर्ट के बाद मुल्क की सियासत में हंगामी सूरत हाल। पागल हो चुका है ये। वो आग बगोला हुए और रिमोट फेंक कर बैठ गए। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान, भैया कहाँ गए? मियाँ ने कुछ चीज़ें लेने जाना था, इतनी मुश्किल से तो इन्हें राज़ी किया था। वर्दा बोली तो उन्होंने घूर कर उसे देखा। घर में बैठो, इसके साथ कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। वो बरहमी से बोले तो वर्दा खामोश सी हुई। बाबा मुझे बुक्स की ज़रूरत है, मेरे एग्जाम्स। वर्दा तुम्हें सुनाई नहीं देता कि ज़ुबान में कह रहा हूँ मैं? वो चिल्लाए तो वर्दा के चेहरे के रंग से उड़ गए। तभी राबिया भी किचन में बाहर आ गई। क्या हो गया आपको? कहो इसे जाए यहाँ से, और कोई भी इन दोनों में से इसके साथ बाहर नहीं अंदर नहीं जाएंगे। बात करता हूँ अब्बा जी से, इसके लिए वही रिश्ता देखेंगे। लेकिन मुझे शादी नहीं करनी, मुझे अपना करियर बनाना है। वर्दा भीगी आंखों से बाप को देखने लगी। उन्होंने जरा हैरानगी से देखा था इसे, क्योंकि पहली बार इसकी जुबान उनके आगे खुली थी। प्लीज़ आंटी, बाबा क्या बकवास किया तुमने? वो खड़े हो गए। कोई बात नहीं थी। वो गुस्से में उस पर हाथ उठा देते। बाबा मैं क्या कहा तुमने? हाँ तुम्हारी इतनी जुबान? वो चीखे। राबिया के हाथ पांव फूल गए। वर्दा अंदर जाओ, अंदर जाओ। राबिया ने जबरदस्ती कहा तो वो भाग कर अपने कमरे में बंद हो गई। नवाज आराम से, बच्ची है ये, बच्चा बच्ची लगा के तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया। किस्मत ही खराब है मेरी। वो मुठियां भींच गए। कहाँ जा रहे हैं? राबिया ने इसे बाहर जाते देखा तो पूछा। अब्बा जी के पास। इसका रिश्ता देखें ताकि रुखसत करूं मैं, वरना मुझे यकीन है इस घर का हर फर्द मेरे सर में जूतियां मारेगा, मेरी इज्जत खाक करेगा। वो चिढ़कर बाहर निकल गए, जबकि राबिया लब भींच गई। इस समझ नहीं आया क्या करे। एक बेटी का बुखार ही नहीं उतर रहा था, जबकि दूसरी जो चाह रही थी वो नवाज इसे कभी नहीं करने देते। ये तुम पढ़ रहे हो यूनिवर्सिटी में? उज़ैर ने ज़रा सख्ती से इससे सवाल किया जो बबल चबा रहा था। सर इकबाल अगर मुझसे ज़्यादा खुद पर ध्यान दें तो ज़्यादा मुनासिब है। रवैया देखो इसका। उज़ैर ने बरहमी से इसके एटीट्यूड पर इसे टोका, जबकि वो शाने उचका गया। डैड मैं ठीक पढ़ रहा हूँ, प्लीज़ आप मेरी फिक्र ना करें। मैं पास हो जाऊंगा, और जब हो जाऊंगा तो सब वैसे भी तो सब इस एक मार्ट की नज़र हो रहे हैं, तो मेरे पढ़ने से क्या हो जाएगा? जब मैंने भी वहाँ जाकर पैम्पर ही बेचने। रूहान पुरसुकून था और मोबाइल पर गेम खेल रहा था। उज़ैर ने उसके हाथों से मोबाइल खींचा। रूहान मुझे ये हरकत नहीं पसंद। जब मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे लिए सबसे अहम मेरी बात है। बाबा यार मैं आपकी बात सुन चुका हूँ। रूहान ने अपना मोबाइल लेना चाहा। मुझे तुम्हारे नंबर लास्ट सेमेस्टर में बहुत अच्छे चाहिए, वरना मैं ये बाइक ले लूँगा जिस पर उड़ते फिरते हो। वो बोले तो वो फ़ौरन मान गया। इसकी कमज़ोरी ही ये बाइक थी, इसके बिना भी कोई ज़िंदगी थी भला इसकी? उज़ैर ने इसे मोबाइल दिया और तभी तैमूर साहब भी लाउंज में आ गए। रूहान जज्बस हो गया है। अभी बात कम था कि दादा साहब ने भी इसकी क्लास लेनी थी। भैया, अचानक से पीछे धुन की आवाज़ पर वो मुड़ा। हाँ? ये सवाल समझ नहीं आ रहा, प्लीज़ समझा दें। धुन ने अपनी बुक उसके पास की। इसे आता जाता तो एक लफ्ज़ भी नहीं था, लेकिन इस वक्त धुन किसी फरिश्ते की तरह आई थी और दादा से इसे बचा लिया था इसने।
वो हाँ हाँ करता उठ गया, जबकि अपने दांतों को निकलने से भी रोक रहा था। वो रूम में आया और किताब बंद करके साइड पर फेंक दी और धुन के बेड पर चित होकर लेट गया। मेरी जान, मेरा बच्चा, जल्दी से एक मजेदार चाय का कप ला दो, फिर तुम्हें सारे सवाल ऐसे। उसने चुटकी बजाई। ऐसे समझाऊंगा। वो बोला तो धुन मुंह बना गई। मेरा कल टेस्ट है। और इतना पढ़ा को बच्चा, अब जाओ बनाओ, फिर समझाऊंगा। आप बहुत बुरे हैं, वो गुस्से से बोली। हाँ ठीक है ठीक है। तभी बाहर शोर हुआ। महरीन आई थी। धुन कैसी हो? हया भी तभी अंदर आ गई, जबकि रूहान ने मोबाइल मुंह पर से हटाकर उसे देखा और बेजारे से मुंह मोड़ लिया। थैंक यू आप आ गए। कब से भैया वो कह रही हूँ, एक सवाल नहीं समझा रहे थे। आओ मैं समझाऊं, वो प्यार से बोली, जबकि रूहान दोनों को इग्नोर कर चुका था। धुन, पहले मुझे चाय दो। जिस ऑर्डर दे रहा था। धुन मुंह बनाकर उठकर बाहर निकली। हया भी बाहर जाने लगी, जबकि रूहान पीछे सीटी बजाने लगा। वो इसकी फजूल हरकत पर दांत पीसने लगी, जबकि वो सीटी बजाए जा रहा था और वो बाहर निकलना ही मुनासिब समझ गई थी। वो बाहर आई तो बाहर कल की पुरान खाने के लिए मीठा बनाया जा रहा था। आंटी, आपको कुछ करना ही नहीं आता। नीलम ने उमामा की बनाई हुई खीर को चखते हुए मुंह बनाकर कहा। नायला को यह बात बहुत बुरी लगी। उमामा इसे कुछ नहीं कहती थी, जबकि इसकी जुबान दराज से बढ़ती जा रही थी। बुरी बात है बेटा, इस तरह बड़ों को आप इस खीर को चख लें। कितनी बदजायका बनाई है। तभी behzad अंदर दाखिल हुआ तो उसने जल्दी से चम्मच पकड़ लिया और घुमाने लगा। सबने ही इसकी जानिब देखा। behzad अलबत्ता एक जरूरी काम से आया था। वो लैपटॉप भूल गया था, बस वही लेने आया था। इसने फोकस नहीं किया कि वहाँ कौन बैठा और नीलम क्या कर रही है, या बाकी सब। ऊपर चला गया, जबकि नीलम ने चम्मच छोड़ दिया। सबने उसकी इस हरकत को देखा, लेकिन किसी ने किसी को कुछ भी नहीं कहा। असम यार, खीर चखो, तुम्हारी शादी की खुशी में पहला मीठा बन रहा है। महरीन ने भतीजे को बुलाया तो वो चौकड़ी मारकर सबके यकीन में जोश से बैठ गया। लाएं फूफो जान, ये पहला मीठा मैं ही डिजर्व करता हूँ, जबकि मेरी होने वाली बेगम भी कहाँ है वो। जबकि धुन रूहान को चाय दे रही थी। अरे बुला लो धुन को भी, महरीन ने हंसते हुए कहा। फूफो जान, दादा जान की रिवायत भूल भाल गई हैं आप। दोनों की शादी होने वाली है, दोनों को एक दूसरे के सामने आना मुनासिब। आप ज्यादा बोल रही हैं नीलम, मेरे लिए कॉफी बनाकर लाएं। बेजाद की कड़क आवाज पर एकदम उसकी आवाज बंद हो गई। मैं तो बस जाएं। इसने संजीदगी से कहा तो नीलम वहां से उठ गई। बेजाद भी बैठ गया। आ जाओ धुन, उसने नरमी से पुकारा। धुन शर्माती हुई बाहर आई और इस खीर से दोनों का मुंह मीठा कराया गया। जबकि नवाज साहब की भी फैमिली आ गई। वर्दा तो नहीं थी, नवाज, राबिया और हुरैन थे। हुरैन वहाँ खुशी का सामान देखे अपने दिल के उथल पुथल होती हालत को काबू ही नहीं कर पा रही थी। वो कैसे खुशियां मना रहा था, सबके बीच बैठा हंसी मजाक कर रहा था, खुश था, जबकि धुन हल्का हल्का शर्मा रही थी। कितने खुशकिस्मत थे। बाप की जिद की वजह से वो यहाँ आई थी, वरना वो कभी ना आती। तमूल मंजिल में हर शख्स खुश था और वो अपने आंसू कैसे ही पी रही थी, शायद वो खुद भी नहीं जानती थी। रात होते होते वक्त वहाँ कहको और खुशियों की गूंज हो रही थी। मामा, मुझे घर जाना है, वो बोली तो राबी ने कहा कि अभी कुछ देर तक वो सभी चल लेंगे। नहीं, मुझे अभी जाना है, मेरी तबीयत नहीं ठीक, प्लीज। इसने जिद की। इसका चेहरा भी सुर्ख हो रहा था। जाने दो, बच्ची को बुखार लग रहा है। असफन, असफन, मामा ने असफन को पुकारा। जी अम्मी। बेटा, हुरैन को तो घर तक छोड़ाओ। उन्होंने कहा तो हुरैन को ऐसा लगा ये कोई ख्वाब है, यह हकीकत नहीं हो सकती थी। जिस चीज़ की ख्वाहिश उसने अरसे से की कि वो उसके साथ ठंडी सड़क पर चले, वो पूरी होने जा रही थी। असफन ने सर हिलाया और हुरैन खड़ी हो गई। बाइक पर छोड़ाता हूँ, वो बोला तो हुरैन ने आहिस्ते से नफी कर ली। मैं पैदल चलना चाहूंगी, उसने कहा तो असफन ने गहरा सांस भरा। यार, धुन को भी ले लो प्लीज, जिद कर लो कि धुन भी हमारे साथ चल ले, वो बोला तो हुरैन को लगा उसके दिल के साथ आंखें भी जल गई हों। मम्मा, वो अपने आंसू मालूम नहीं कैसे रोक रही थी। धुन को भी ले जाऊं, उसने सवाल किया तो वो सब खवातीन मदम सा हंस गईं। लेकिन बेटा, धुन ज्यादा नहीं चल सकती, हम गाड़ी में चलेंगे। असफन जल्दी से बोला। हाँ चले चलो। नीलम ने आंखें घुमाई, जबकि किसी ने तवज्जो नहीं दी और दोनों हुरैन और असफन वहां से बाहर निकले। हुरैन उन दोनों को देख रही थी। वो इससे नाराज हो रही थी कि वो बहुत बेशर्म है, जबकि वो हंस रहा था। वो गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठी और हुरैन पीछे उसके अरमानों का खून हो रहा था। वो जब से गाड़ी से बाहर देख रही थी। मेरी जान, मेरी राज दुलारी, तुमने ऐसे ही परेशान हो रही हो। देखो, हुरैन की वजह से आज हमें मौका मिल गया है। थैंक्स हुरैन, वो पीछे देखता बोला, जबकि हुरैन बस सर हिला गई। इन दोनों ने इसके घर के बाहर उतारा और असफन गाड़ी आगे ले गया, जबकि हुरैन भागती हुई घर के अंदर आई और जोर से शामिर से टकरा गई। जो लोन में इधर ही आ रहा था, इसका दिल किया वो चीखें मार मार कर रोए। क्या हुआ? शामीर ने फिक्रमंदी से इसका चेहरा पकड़ा और वो जब्त खो गई। इतना खोया इसे याद ही नहीं रहा कि वो इसका भाई है, मर्द है। वो इसके सामने अपना जब्त नहीं खो सकती थी। मुझ पर जुल्म किया अल्लाह ताला ने, मुझ पर जुल्म किया भाई। मैं कैसे ना रो, कैसे? मुझे असफन यार चाहिए भाई। वो धुन से शादी कर रहा है। कैसे कैसे वो किसी और का हो जाएगा इतनी आसानी से, जिसने उसे मांगा ही नहीं। वो इसका होने जा रहा है और मैं पागल हो जाऊंगी, मैं खुद को ख़त्म कर लूंगी। तब वो उसका हो जाएगा। मेरा दम घुट रहा है। वो दोनों खुश हैं। तुम क्यों आ गई हमारी ज़िंदगी में? मैं और वो एक दूसरे के होने थे, वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, हम एक दूसरे के लिए बने थे। लेकिन अल्लाह ताला ने धुन को दे दिया, असफन को। क्यों दी? मेरी दुआएं कैसे रद्द कर दी? ये क्यों हुआ? मैं खुद को ख़त्म कर लूंगी। शामिर हक्का बक्का था, जबकि वो इसे वहीं छोड़कर अंदर भागी। हूर, पर्दा भी चिल्लाई, जबकि वो किचन में घुस गई। मुझे जीना ही नहीं है असफन यार, किसी और का हो जाए तो मैं कैसे देखूंगी?
शामिर ने से छुरी फौरन खींची थी, वो अपना हाथ भी काट गया था। वर्दा दूर खड़ी थी। पागल हो गई हो, वो इसे खुद में भींच गया। नहीं, मुझे असफंयार चाहिए, मुझे वही चाहिए, इसे किसी और को होते हुए नहीं देख सकती। आप लोग समझते क्यों नहीं? वो बुरी तरह रो रही थी। कौन है ये असफंयार? शामिर का चेहरा सुर्ख हो रहा था। वो मुसलसल से काबू में करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बेसूर। वह ऐसे तड़प उठी थी जैसे मानेगी ही नहीं। मैं नहीं जानती, शायद बख्तियार चाचा का बेटा। वर्दा ने इसी के मुंह से जिक्र सुना था। वो तो खुद अरसे से इस फैमिली का हिस्सा नहीं थी। हूर, शामी ने इसे झंझोड़ा। वो रो रो कर खुद को बेहाल कर चुकी थी। हूर, वो गुर्राया और उसे ऐसे झंझोड़ा कि वो थम गई और बेबसी निगाहों से अपने भाई को देखने लगी। ये असफंद यार, या कोई भी शख्स इस लायक है कि तुम उसके लिए ये हाल कर लो? वो घूर रहा था उसे। हाँ, असफंद है। मुझे असफंद ही चाहिए। वो हिचकियां भरती रो पड़ी। शामी ने दांत पीस लिए। भाई, आप कुछ करें ना। हूर ने उसका हाथ पकड़ लिया। हुरैन, होश में हो तुम? वर्दा को गुस्सा सा आया और हुरैन ने उन दोनों की सिम देखा जो शायद उसकी किस्मत में ये मोहब्बत की अधूरी आग ही रह गई थी। वो अपने आंसू साफ कर रही थी, लेकिन आंखें गवाह थी कि उसने उसको पाने के लिए रातें तबाह की थी अपनी। इसे मांगा था। ठीक है असफंदिया, तुम्हारा ही है और रहेगा तुम्हारा, लेकिन वादा करो अकेले में भी कभी ये ओछी हरकत नहीं करोगे। वो घूर कर बोला। आप कैसे कह रहे हैं ये? अभी तो मेरा दिमाग घूम रहा है, लेकिन आइंदा तुमने खुदकुशी की या इस फजूल हरकत का सोचा भी तो खुद जान ले लूंगा तुम्हारी। वो भड़का तो हुरैन सर हिला गई। आप सच कह रहे हैं? वो आज भरी निगाहों से बोली। संभालो इसे और बाबा के कानों तक ना पहुंचे ये खबर। वो दोनों को बरहमी से कहता वहां से चला गया, जबकि वर्दा ने इसे घूरा और वो सर झुका गई। भाई हैं वो हमारे, और तुम? वो अफसोस से बोली तो वो शर्मिंदा रह गई। तब है हुर तुम पर भी। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आप ही थप्पड़ खाओगे मुझसे। जाओ यहाँ से कमरे में। मालूम नहीं किस तूफान को दावत दे दी है तुमने। तुम जानती हो शामिर भाई, हम दोनों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और तुमने मालूम नहीं अब किस हंगामे को दावत दी है। मैं तो परेशान हो उठी हूँ। बोली तो हुरैन चुप हो गई। उसके पास से उठ गई। वो मोहब्बत को जानती ही कब थी। कुरान खानी में तैमूर मंजिल का एक एक फर्द था। उनके सारे बच्चे सिवाय वर्दा और शामिल के, उनके भाई के बच्चे और उनकी फैमिलियाँ, उनकी बीवी के भाई बहन, उनके बच्चे, गर्ज एक खानदान जमा था। कुरान खानी का एहतमाम खवातीन का था, जबकि मर्द बाहर थे। जावियार को अपने आने का मकसद नहीं समझ आ रहा है यहाँ, लेकिन उसकी माँ के ऑर्डर्स थे कि वो तैमूर मंजिल की कुरान खानी के लिए आधी छुट्टी लेकर आया था। वो पाँव पर पाँव चढ़ाए बैठा था, जबकि बेजाद भी उसके पास ही बैठा था, और रोहान भी बेचैन ज़रूर था, लेकिन बाप की वजह से खामोशी से उसे बैठना ही पड़ा। तभी अचानक अंदर वर्दा दाखिल हुई। ज़ावियार की निगाह उस पर ठहर गई। वो सफ़ेद सूट में थी, कैप्री शर्ट और सफ़ेद दुपट्टे में। वो इस कदर खूबसूरत लग रही थी कि शायद ही इससे पहले कोई इतना खूबसूरत लगा। वो तो परेशान हो गई। राबिया के साथ आ नहीं सकी थी, और बाद में शामी ने से ज़बरदस्ती यहाँ छुड़वाया था कि वो देखे कि ये असफंद है कौन। वो अंदर आ गई तो सबकी निगाह उस पर उठी थी। वो हैरान भी था और खुश भी। जबकि नवाज उसके नज़दीक आए, उसे प्यार किया, और एक अरसे बाद वो अपने दादा से मिली थी। वो अच्छे से मिले थे, सबसे सलाम दुआ की थी उसने। जाविया ने उसको एक टिक देखता रहा। वो अंदर चली गई। अंदर भी सबने इसे हाथों हाथ लिया। वरदस बस मुस्कुराने पर इत्तफाक करती सबके बीच बैठ गई। उसने देखा धुन बहुत ही खूबसूरत थी, जैसे कोई नाजुक सी परी। कुरान खानी मुकम्मल हो गई तो सबको खाना खिलाया गया और घर में गहमा गहमी हो गई।